हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आज हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे प्रश्नावली प्रश्नावली नंबर कौन सा चला है? कौन सा है? 3। तो इसमें लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। और बहुत ही अच्छी प्रश्नावलियां है। इसमें हम बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसका नाम देखिए पहले तो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, दो चरों वाले मतलब उसमें चरों की संख्या, ऐसा समीकरण होगा जिसमें चरों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। और युग्म मतलब ऐसे समीकरणों की संख्या कितनी होगी? दो। तो मैं यहाँ पे उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक समीकरण है, 2x+y इक्वल टू 5। और एक दूसरा समीकरण ले लिया मैंने, x-3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मुझे कितने समीकरण मिले हैं? दो। तो दो समीकरणों का युग्म है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एक तो समीकरण ये हो गया और एक दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इसमें कितने चर हैं? एक तो x हो गया और दूसरा y। मतलब चरों की संख्या कितनी है? दो। तो इसलिए इसको कहा जाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब युग्म किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने समीकरण दिए हुए हैं? दो। तो यहाँ पे समीकरण एक तो एक दिया हुआ है और एक दूसरा दिया हुआ है। तो ऐसा समीकरणों का युग्म जिसमें चरों की संख्या कितनी हो? दो। और कैसा समीकरण होना चाहिए? रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक का मतलब है उनकी घात, x और y की घात एक ही होनी चाहिए। रैखिक का हमने क्या देखा था कि इनकी घात कितनी होनी चाहिए? एक। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया था। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए एक एक्स वाई का मान निकलेगा। तो इसमें लिखना, ऐसे समीकरण एक, इसको मैं समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो के युग्म को, युग्म का हल, हल मान क्या होगा इसका? युग्म, चलो ऐसा लिख लेते हैं। युग्म को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म, युग्म कहते हैं। अब इसको हमने युग्म कह दिया। अब ऐसे समीकरणों को हल करने का भी तो एक मान आना चाहिए। तो उस हल में क्या होगा? x और y का एक युग्म प्राप्त होगा, हल युग्म। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनका हल युग्म, हल मान, हल, हल का एक युग्म, एक युग्म x, y प्राप्त होता है। x, y प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? एक्स वाई का मान निकालना है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से क्या करना है मुझे? एक्स वाई का मान निकालना है। तो वो क्या कहलाएगा? इसका हल। अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया इन दोनों समीकरणों की सहायता से, तो मैं क्या कर लूंगा? इसका हल प्राप्त हो गया, ऐसा मेरा हो जाएगा। अब इसको हल करने की कितनी विधियां हैं, कैसे कैसे क्या क्या मेथड हम काम में लेते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास देखो हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगले अगले लाइन में लिखो हल करने की विधियां। हल करने की विधियां। तो कुछ विधियां ऐसी होंगी जो हम पढ़ेंगे और कुछ विधियां ऐसी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हल करने की विधियां देखो, इसकी हल करने की बेसिकली दो विधियां हैं। तो पहली विधि तो है
हल करने की पहली विधि तो है ग्राफीय विधि। पहली तो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय ग्राफीय विधि। ग्राफीय जैसे नाम से जाहिर है, इसका नाम क्या कह रहा है, ग्राफीय, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय। ग्राफीय विधि में क्या करना है, देखो ये समीकरण है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। कोई ग्राफ ऐसे लाइन आ गया, और ये समीकरण है, उसका भी ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों समीकरणों से क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे दोनों समीकरण का एक समीकरण ऐसे आ गया, दूसरा ऐसे आ गया। तो ये पॉइंट है जहां पे मैं इसको लाल रंग से कर रहा हूं। ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, हल क्षेत्र। इस पर x का मान जो आएगा वो x का हो जाएगा, और यहाँ पे y का आएगा वो y का। अब ये तुम्हारे सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, ग्राफीय विधि को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये सिलेबस में नहीं है, अब सिलेबस से हटा दिया गया। इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, क्यों? इसके पीछे का थोड़ा सा ये रीजन है कि ये विधि ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस विधि से अनुमान लगाना पड़ता है कि ये कटान बिंदु हमें खुद से देखना होता है। तो थोड़ा सा गलत होने के चांस रहते हैं। इसकी एक दूसरी विधि है जिसको हम बीजगणित विधि बोलते हैं। दूसरी विधि क्या है, बीजगणित विधि। बीजगणित विधि, ये हम सिलेबस में अपने में पढ़ेंगे, बीजगणित विधि। अब इस बीजगणित विधि में क्या होगा, देखो अपने पास बीजगणित विधि में भी तीन विधियां हैं। बीजगणित वैसे देख ले, बीजगणित मतलब इसमें गणितीय रूप को काम में लेंगे। गणित की जैसे एक्स वाई को जोड़ना, घटाना, इधर उधर पक्षांतरण करना, तो ये विधि किस में आ जाएगी, ये विधि अपने आ जाएगी बीजगणित विधि में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको भी तीन विधियों में बांटा गया है। तो इसकी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और इसकी दूसरी विधि, इसको साथ साथ में लिखते चलें। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी है अपनी कौन सी, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो अब हमारे पास क्या है, अपने पास है कितनी विधियां आ गई, तीन विधियां। तो तीनों विधियों में से हम हमें कौन कौन सी पढ़नी है ये देख लेते हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि सिलेबस में है, विलोपन विधि सिलेबस में है, ये भी सिलेबस से हटा दी गई है। ये सिलेबस से हटा दी गई है, ये नहीं पढ़नी। वज्र गुणन। अब अपना इतना काम आसान हो गया, केवल दो ही विधियां हमारे इस चैप्टर में रखी गई हैं। तो हमारे पास पहली विधि कौन सी है, इन समीकरणों को हल करने की दो विधियां अपने पास यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। और ये किस विधि का भाग है, बीजगणित विधि का। तो बीजगणित विधि में हमारे पास दो विधियां हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो आज की हेडिंग डालिए, शुरू वाली विधि कर लेते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें हेडिंग डाल के लिखें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल सरल विधियां हैं, और दोनों विधियां जैसे ही कंप्लीट होंगी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक विधि आज कंप्लीट हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, इस विधि को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे, और मैं जैसे जैसे स्टेप बताता जाता हूँ वैसे ही तुम्हें स्टेप ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं उदाहरण। हाँ, उदाहरण नहीं, चलो प्रश्नावली 3.1 तो तुम्हारे सिलेबस से हट गई है। 3.2 का, तो ये तुम्हारी प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 3.1 और 3.2 प्रश्नावलियां तुम्हारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 3.3 का ये हो जाएगा अपना प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर
पहला। तो पहले का पहला भाग, इसमें क्या है, अपने पास दो समीकरण दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनको हल कैसे करना है। एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये दो समीकरण है, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा में कह देता हूँ। अब इनको हल करने के लिए हम कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? हम काम में लेंगे पहले कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। कि प्रतिस्थापन से इसको कैसे हल किया जाए, आखिरकार प्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको काम में लेंगे। देखो, पहला, सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों समीकरण ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, ये लिख लिए। अब स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप नंबर 1, एग्जाम में ये स्टेप लिखने नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए ये पॉइंट लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट हल लिखते जाएंगे जैसे मैं लिखता हूँ। तो नोटबुक में ये लिख लें, एक ही क्वेश्चन में लिख लें, बाकी क्वेश्चन में मत लिखना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो, अब हमें किसी एक समीकरण से एक चर उठाना है, या तो x या फिर y। क्या करना है, एक समीकरण या तो इस वाले समीकरण से या फिर नीचे वाले समीकरण से कोई एक चर का मान लेना है। x का लें या y का लें, जिसका हम सुविधा से निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। स्टेप क्या है, किसी एक समीकरण किसी एक समीकरण से एक चर एक चर का मान। अब ये लिखना शुरू करें, एक चर का मान। ये पहले क्वेश्चन के लिए मैं लिखा रहा हूं कि कैसे हमें इसको हल करना है। एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। तो ये पहला काम क्या करना है, मुझे करना है एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, और वो दूसरे चर के रूप में होना चाहिए, पदों में लिख के उसको निकालेंगे। तो मैं पहला समीकरण से मैं एक्स वाई के अलग अलग मान अपने सेपरेट है, एक्स और वाई का। तो मैं पहले समीकरण से निकाल लेता हूँ। तो मैंने लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ध्यान से सुनना, यहां से हमें एक चर, या तो मैं एक्स बराबर लिखूंगा या फिर वाई बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स बराबर। तो यहाँ से एक्स को अपनी साइड रख लेता हूँ और वाई को दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो ये कहने का मतलब हो गया एक चर, ये हो गया, इसको हम किसके पदों में लिख दिया, वाई के पदों में। किसके पदों में लिखा है, वाई। तो दूसरे चर के पदों में हमने इस समीकरण को पुनः लिखा है। तो ये काम हमने कर दिया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, यहां तक अपना समीकरण नंबर 3 आ गया। ध्यान रहे, हमने किस समीकरण से इसको निकाल लिया है, ये हमने लिया है पहला समीकरण, ये वाला। और यहां से क्या किया है, एक्स का मान लिया है। अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, देखो, अब हमें जो हमने चर का मान लिया है उसको दूसरे समीकरण में रखना है। जैसे मैंने मैंने क्या किया है, ये ये किस समीकरण से निकाला, पहले समीकरण से, इस पहले समीकरण से। तो जो मान निकला है उसको किस में रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। जो मान निकला है उसको दूसरे में। अगर मैं ये मान इससे निकालता तो ये मान किस में रखता, इसमें, दूसरे समीकरण में रखना है। तो इसमें लाइन लिखेंगे, इसमें इसमें लिखेंगे, निकाले गए चर के मान को, निकाले गए निकाले गए चर के मान को अन्य समीकरण अन्य समीकरण में रखते हैं। अब अन्य समीकरण मतलब हमने जिस जिस समीकरण से इसको मान को निकाला है ना, देखो ये समीकरण काम में लिया, तो यहां से एक्स निकला। अब ये जिससे निकाला है इस मान को किस में रखेंगे, किसी अन्य समीकरण, मतलब दूसरे समीकरण में। तो रख दो। तो अब क्या करेंगे हम, देखो, ये मान हमने किससे निकाला,
समीकरण नंबर 1 से निकाला, तो इसका मान किस में रख दूंगा, 2 में। देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 4। अब इस x का मान मैं क्या करता हूं, ये जो अपना ध्यान से देखना, यहाँ पे जो x है, इस x को उठा के किसकी जगह रखूंगा, इसकी जगह पे। और इसकी जगह पे क्या लिखना है मेरे को, 14 माइनस बाई। क्या लिखना है, ये 14 माइनस बाई। और पूरा समीकरण ये आ जाएगा, तो मान रख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14 माइनस बाई। अब आगे क्या है, एक्स तो रख दिया, माइनस बाई, तो मैंने लिख दिया माइनस के बाई। और आगे क्या है, बराबर का 4। अब इसको हल कर लेंगे। देखो इसको हल करेंगे, 14 माइनस, अपने पास क्या है, माइनस का बाई एक ये रहा, माइनस के ये रहा, तो माइनस के कितने बाई हो गए, 2 बाई। तो यहाँ पे माइनस के 2 बाई, और बराबर में कितना चल रहा है, 4। अब यहाँ से देखो, अब मैं पक्षांतरण कर लेता हूँ, 14 4 को इतनी से अपनी साइड ले आता हूँ, और इधर को 2 बाई हो जाएगा। ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 14 में से 4 गई तो कितना बचा, 10। और इधर 2 बाई, तो इसको ऐसे लिख दूं, बाई बराबर 10/2। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 5। तो एक मान तो ये मिल गया। तो हमने एक उत्तर तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें चाहिए एक्स का मान। अब देखो एक्स का मान हमने किस में निकाला है, समीकरण 3 में निकाला है ना। तो अभी इसको मान को हम किस में रख दें, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, समीकरण। पूरा ना लिख के इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 में क्या कह रहा है, समीकरण 3, इसमें बताया गया है कि x बराबर कितना है, 14 माइनस बाई। और ये कैसे आया था, पहले समीकरण से पक्षांतरण कर दिया था बाई। तो 14 माइनस 4। तो x बराबर आ जाएगा अपना 14 माइनस बाई की जगह क्या मान रख दे, 5। तो x बराबर आ गया 9। तो x और y के मान आ गए। अतः हल x बराबर 9, y बराबर 5 होगा। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से करना है। तो याद रहेगा कैसे किया, देखो सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये स्टेप मैंने क्या किए हैं, ये स्टेप मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं, तो ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, ऐसे x। अगर ये x निकले तो x बढ़िया है, नहीं तो y भी निकाल सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, y को भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले x निकाल लिया, किसके पद में, y के पद में, y के पद में। अब इस मान को मैं क्या करूंगा, पहले तो ये इस समीकरण से निकाला, अब इसको उठा के मैं किस में रख दूंगा, x को इसमें। समझ में आया, एक से मान निकालेंगे किसी एक चर का, और उसको किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में। और समीकरण को हल कर लेंगे, तो वहां से दूसरा चर निकल के आ जाएगा। अब इस चर का मान आप चाहो तो इसमें रख दो, आप चाहो तो इसमें रख दो, किसी में भी रख के इसको हल निकाल सकते हैं दूसरे समीकरण से। कोई से भी समीकरण में रख दो, नो डाउट आंसर सही आएगा। तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन था अपना कौन सा वाला, चैप्टर नंबर 3.3 का पहला। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर, देखो ये अपना कौन सा है, प्रश्नावली 3.3 है। इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो करवा दिया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये वाला। तो अब अपने पास कौन से क्वेश्चन बचे, ये देखो रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सही है। अब अपने पास क्वेश्चन कौन सा बचा है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। सभी क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको हल करना है तुम्हें। इसको कैसे करोगे, यहां से पहले समीकरण से एस का मान निकाल लो, और उस एस के मान को किस में रख दो, दूसरे समीकरण में। तो जब रखोगे तो टी का मान यहां से निकल के आ जाएगा। और जब टी का मान निकल के आ जाए, तो टी के मान को किसी और समीकरण में रख के उस मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो
ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास 3x - y है, तो ये y है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन करने का देखो 3x, इसमें ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3x - y बराबर 3 है। तो मैं इससे ना y को पक्षांतरण करना आसान रहेगा। कौन सा? y को, इस y को, इसमें तो 9 गुना में है, इसके 3 गुना में, तो थोड़ा कठिन रहेगा। तो इस y को पक्षांतरण कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 3x बराबर 3। हाँ, इसको ऐसा कर देते हैं, 3 को तो इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं और y को इधर ले जाते हैं। तो यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इसको पक्षांतर कर लिया तो y बराबर कितना आ गया? 3x - 3। तो ये y का मान आ गया। अब इसे y के मान को किस में रख देंगे? अब ये हमने निकाला किससे? पहले समीकरण से। उठा के अब इसको किस में रखना है? दूसरे समीकरण में। तो ये मैं करवा देता हूँ। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5, ये 4, 5 और 6। तो अब डालिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। तो और इसको एग्जाम में कैसे करना है वो देख लेना आप स्टेप। 3x - y बराबर 3 दे रखा है और 9x - 3y बराबर 9 दे रखा है। अब इसमें देखो, मैं पहले क्या करूंगा, समीकरण 1 लिखूंगा, समीकरण 2 लिखूंगा। अब मुझे वो स्टेप बार बार नहीं लिखने, वो स्टेप मुझे समझाने के लिए लिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा? 3x - y बराबर कितना है? 3। तो यहाँ पे पक्षांतरण कर देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, केवल y को उधर रखेंगे। तो y बराबर कितना आ गया? 3x - 3। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। सही है, इतना काम कर दिया। अब इस समीकरण का मान किस में रखेंगे? इस समीकरण का मान उसके जिससे निकाला ना, ये तो आया ये वाला, इसको उठा के रखेंगे हम किस में? इसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 कहने का मतलब है हमने उसका नाम दे दिया 2 है ये। अगर मैं समीकरण 1 लिखता हूं तो इसका मतलब इस समीकरण की बात हो रही है। तो अब 1 में रखो, जिस जगह पे y दिख रहा है ना, उस जगह पे क्या लिख देना है हमें? ये उठा के रख देना है 3x - 3। सही रहेगा ना? जिस जगह पे y दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिखा 9x - 3। अब मुझे y मिल गया, ये रहा ये y। मैंने क्या कर लिया, 3x - 3 तक तो लिख दिया। अब मुझे इस y की जगह क्या लिखना है? ये। तो मैं लिख दूंगा 3x - 3 इस y की जगह और बराबर में 9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x - 3 और बराबर में 9 रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 9x माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9x। तो यहाँ पे माइनस 3 तिया 9, माइनस माइनस का प्लस 9। 3x, तो यहाँ पे मैंने इसको रखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 9x से 9x कट गया, ये 9x से 9x हट गया, प्लस में 0 बचा। 9 बराबर, ये सॉरी, ये कितना है? 9 चल रहा है बराबर में। तो 9 बराबर 9, इसका मतलब क्या है, इससे तो x ही हट गया, ना x बचा ना y बचा। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या हैं? एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहां से इनका हल नहीं निकाला जा सकता। तो ये इसमें एक लाइन लिखेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 व 2, अब देखो हमने क्या किया था, हमने कोशिश किया था कि इससे तो हमने क्या किया,
y का मान निकाला और हमने किस में रखा, इसमें, लेकिन उसमें तो x और y ही गायब हो गए। तो इसका मतलब है चूंकि समीकरण एक व दो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं इस केस में। एक समीकरण एक व दो एक दूसरे के समानुपाती हैं, अतः इनके अद्वितीय हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा मतलब, अद्वितीय मतलब होता है जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय मतलब यूनिक, ऐसा किसी दूसरे के समान ना हो, ये केवल एक हल हो, केवल एक हल होता है उसको अद्वितीय बोलते हैं। तो हल नहीं होगा इसका मतलब इसमें बहुत सारे हल होंगे। तो बहुत सारे हल कौन से होंगे, जो इन दोनों समीकरणों में एक साथ हो गया। देखो इसमें अगर हम 3 का भाग दे दें ना, 3 को अगर बाहर निकाल लें तो कितना बचेगा, ये लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें से 3 बार निकालो तो तीन, तीन तीन 3x - y बराबर में 3, तो ये वही समीकरण मिल गया, 3x - y और बराबर 3। तो इसका मतलब है ये क्या है, समानुपाती। ये दोनों आपस में कैसे हैं, समानुपाती, एक जैसा रूप है। तो इसका हल हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, इसके बहुत सारे हल हैं, वो यहाँ से नहीं निकल सकते। तो ये लाइन हम लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पर याद रहे ऐसा करने पे ये गलती नहीं हो जाए कि हम ये तो निकाला एक समीकरण से, समीकरण एक को यहाँ पे रख के y निकाला है और इसको वापस से इसी में रख दें, इसी में नहीं रखना, हमें किस में रखना है, दूसरे समीकरण में, तब ऐसा होना चाहिए। अब मैं करा रहा हूँ समीकरण क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो कौन सा, मैं क्वेश्चन नंबर करवा देता हूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 5वां करवा देता हूँ, बाकी के तुम ट्राई करना। 5वां क्या कह रहा है, √2x + 3y बराबर 0 और √3x - 8y बराबर 8। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, पहले का 5वां, √2x माइनस, क्या क्वेश्चन है, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 0, एक समीकरण ये दे रखा है, और 3x - 8y, 3x - √8y बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक समीकरण लेना है, उससे क्या निकालना है, या तो x या फिर y, तुम्हारी मर्जी है, कोई सा भी निकालो। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो मैं लिख दूंगा 2x + √3y 0। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक को पक्षांतर कर लूंगा, बाकी को एक तरफ, तो मैं यहाँ पे √2x एक तरफ रखता हूँ और इधर माइनस का √3y, यहाँ से मैं x निकालूंगा, -√3/√2y। अब इस x का मान किस में रखना है, ये तो निकाला समीकरण एक से, इस मान को किस में रखना है, समीकरण दो में। अगर मैं ये दो से निकालता हूं तो इस मान को एक में रखता, फिर ये दोनों अलग अलग रखना है, जिस समीकरण से मान निकाला जाए उसको दूसरे समीकरण में रखना है। तो मैं इसमें लिख दूंगा x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो रख दो, समीकरण दो में कहाँ रखना है, x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, x की जगह क्या लिखना है, -√3/√2, x तो हट गया। अब यहाँ पे क्या है, बाई, पीछे बाई है तो बाई लिख दिया, माइनस, अब क्या बचा यहाँ पे, 8x √8y, तो मैंने लिख दिया √8y बराबर, बराबर कितना है, 0, तो मैंने ये 0 लिख दिया। अब इसको हम हल करेंगे, देखो √3 का गुना √3 से करते हैं तो कितना आता है, 3, सही है। और यहाँ पे क्या है,
प्लस चिन्ह, इसका प्लस का गुना माइनस से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस। तो माइनस का 3/√2 बाई माइनस का √8 बाई बराबर 0। तो यहां से अब मैं क्या कर लूंगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसको बाई को कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह को इधर गुणा कर देते हैं, ये माइनस है तो इसको माइनस चिन्ह को बाहर ले लेते हैं, -y। तो यहाँ पे बच गया 3/√2 प्लस का √8 बराबर 0। तो यहां से पता चलता है हमें, अब यहाँ पे बाई को पक्षांतरण करके ये 0 की साइड चला जाएगा, ये सब किधर जाएगा 0 में भाग लग जाएगा। तो ये बाई बराबर 0 आ गया। सही है। अब यहाँ पे हमें देखना है बाई का मान 0 आ गया, ठीक है। अब इसका मान कहाँ पे रखना है, बाई का मान 0 आ गया, अब इसको कहाँ पे उठा के रख दें, इसमें समीकरण 3 में, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का √3/2 इंटू बाई, तो ये रख देंगे हम x बराबर माइनस का √3/22, सॉरी √3/√2, और गुणा में बाई कितना है 0। तो ये भी सब क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से x कितना आ गया 0। अतः हल x बराबर 0, बाई बराबर 0। अब इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें हमने क्या किया है, एक मान को उठा के दूसरे मान में प्रतिस्थापित किया है, इस मान को दूसरे मान में प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब हम दूसरी जगह से उसको हटा रहे हैं, किसी दूसरे पद से उसको प्रतिस्थापन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे x है तो इस x को मैंने क्या किया हटा दिया है, इसकी जगह क्या लिखा है ये, तो ये इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हल है, हमें इसके हल होने की जांच कैसे निकालनी, देखो ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों का जो हल आएगा, जैसे यहाँ पे आया है x बराबर 9 y बराबर 5, तो इन दोनों x और y के मान को अगर हमें जांच करनी है तो इसमें रख के देखना, इसके बराबर आ जाएगा 14। देखो x बराबर 9 और y बराबर 5, तो कितना आ गया 9 और 5 14, इसके बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आया। इसमें रख के देखना, x का मान 9 माइनस y का मान 5, तो 9 में से 5 गए तो कितना बचा 4। तो इसका मतलब है दोनों समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं, वो दोनों समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। तो ऐसे हम इसकी जांच कर सकते हैं कि दोनों समीकरणों से जो हल आए हैं वो सही है या गलत है। और इसमें क्या कर रहे हैं, एक समीकरण से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल रहे हैं और उस चर को दूसरे समीकरण में रख रहे हैं। अगर हमें इससे निकाला है मान, तो जो मान निकलेगा उसको फिर इसमें रखना पड़ेगा। दोनों बात ध्यान रखना, ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे निकाल रहे हैं उसके दूसरे समीकरण में रखना है, उसी में नहीं रखना। बस यही गलती नहीं होनी चाहिए। और इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको इसको ऐसे लिखेंगे, पहले समीकरण 1 बनाएंगे, फिर समीकरण 2 बनाएंगे, किसी एक समीकरण या तो 1 से या फिर 2 से हम x या y का मान निकाल लेंगे, और जो आसानी से निकल सके ना उस मान को निकालिए, या तो x भी निकल सकता है या फिर y भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस मान को उठा के समीकरण 1 में 2 में जो भी दूसरा समीकरण है उसमें रख दीजिए और एक मान आ जाएगा। अगर इसकी उत्तर की जांच करनी है तो समीकरण में रख के देखना, देखो 0 0 है तो मैं क्या करूंगा इसमें रख के देखता हूँ, यहाँ पे गुना 0 हो गया, यहाँ गुना 0 हो गया, तो 0 + 0 0, ये सही है। 0 - 0, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। कल के लिए आज होमवर्क क्या है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, और ये करवा दिए मैंने, ये तीनों करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन तीनों करवा दिए हैं, और इनको होमवर्क में करना है। ये एक तो ये वाला, एक ये और एक ये।
ये तीनों होमवर्क करके देखना, ट्राई करना, और कल इनका मैं वीडियो बना के मैं इनको होमवर्क में दे दूंगा।